इंडिया फर्स्ट चैनल के सभी सदस्यों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज बात करेंगे वक्फ के बारे में कि वक्फ है क्या, किस तरीके से असंवैधानिक है, किस तरीके से अल्पसंख्यकों के एक समुदाय को खुश करने के लिए बनाया गया है और किस तरीके से हिंदुओं का शोषण कर रहा है। वक्फ है क्या? वक्फ 1913 में अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, जहाँ पे एक मुसलमान चाहे तो अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है, यानी कि दान कर सकता है वक्फ बोर्ड को। इस वक्फ की गई संपत्ति का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, मस्जिद बनवाने में किया जाएगा। कोई भी वक्फ बोर्ड का सदस्य इसे अपने पर्सनल यूज में नहीं लेके आ सकता। अब प्रश्न आता है कि असंवैधानिक किस तरीके से है। अगर भारत एक सेकुलर देश है तो इस तरह का बोर्ड केवल और केवल एक समुदाय के लिए क्यों है? क्यों हिंदुओं के लिए नहीं है, किसी पारसी या जैन के लिए नहीं है? दूसरा प्रश्न कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के एक समुदाय को खुश करने के लिए बनाया गया है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड को लगता है कि आपका या मेरा घर वक्फ की संपत्ति है, तो केवल एक नोटिस भेजेगा, वो चाहे आप तक और मेरे तक पहुंचता या नहीं पहुंचता, हमारी संपत्ति को वक्फ कर लिया जाएगा, यानी कि उनके नाम पे रजिस्टर हो जाएगी। फिर अगर हम इसके अगेंस्ट कोई अपील करना चाहते हैं तो हम किसी सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकते, हमें एक ऐसी कोर्ट में जाना पड़ेगा जहाँ के सभी जज मुसलमान होते हैं। बात यही नहीं खत्म होती। मान लीजिए वक्फ को लगता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो जगह वक्फ की संपत्ति है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अपना खुद का केस अपनी अदालत में नहीं लड़ सकते। इसके लिए उन्हें उसी अदालत में जाना पड़ेगा जहाँ पे मुसलमान जज होते हैं, और इस अदालत को बोलते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल। आगे की चर्चा के लिए एक छोटा सा क्लिप देखिए, ये वाला। जमीन के ऊपर ये दावा नहीं कर सकते ये हमारी है, लेकिन ये है कि वक्फ बोर्ड में जाने के बाद कादरी भाई, मेरा एक प्रश्न तो लग सकता है। आप ये तो मानते हैं, नाम है कादरी भाई, आप ये तो मानते हैं कि इस देश में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है? मानते हैं जी। हिंदुओं से बहुत ज्यादा खराब है, माइनॉरिटी भी है, ठीक है। जिस देश में मुसलमानों की इतनी आर्थिक हालत खराब है, उस देश में मुसलमानों के पास इतनी संपत्ति दान करने के लिए कैसे आई कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है? देखिए, मुसलमान का एक तरीका है, वो जिंदगी में जब जीता है तब भी उसके अंदर रहता, फिर दूसरी तरफ आप सवाल ना कर ले कि वहां ये हो रहा वहां ये। इसी हिंदुस्तान के कानून में हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान का वक्फ बना, कहीं बाहर के आने के बाद उन्होंने वक्फ नहीं किया। कहां से आई वक्फ करने की? मैं ये पूछ रहा हूं, एक मिनट इनके पास जवाब बताइए। यही के लोगों ने संपत्ति आप दान दे रहे हो और मुसलमान गरीबी में। देखिए सुशांत जी, मैं बताना चाहूंगा कि वो संपत्ति कैसे आई। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जितने लोग यहाँ मुसलमान थे वो सारी संपत्ति अपनी वक्फ करके गए। ये है वो वक्फ प्रॉपर्टी। तो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं आजादी के पहले यहाँ मुसलमान इतनी अच्छी स्थिति में थे कि पूरे इंडिया में 35% तो सरकारी नौकरियों में थे, इतनी जमीन उनके पास थी कि वो नौकरियों में चले गए, और वो वक्फ की भी जमीन रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुसलमान यहाँ एकदम गदगद थे। बिल्कुल, कितने मुसलमान थे? देखिए आज आप लगाइए, उनकी जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, उनके कागजात हैं, वो वैसे नहीं है कि दिखाओ जी कागजात। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक मेरा प्रश्न और है, एक मेरा प्रश्न है विजय शंकर जी, मेरा एक मिनट, मेरा प्रश्न है विजय शंकर जी, एक मिनट विजय शंकर जी, मेरा एक प्रश्न है। इनका तर्क ये है कि जो यहां से पाकिस्तान गए उन्होंने यहां की जमीन वक्फ कर दी। बॉस, जिन्होंने इस देश को अपना देश नहीं माना वो इस देश की जमीन वक्फ करके चले गए। देखो सुशांत जी, उसको माने हम। जब तुमने इस देश को नहीं माना, इस सरजमीन को नहीं माना, और तुम जमीन किसी के नाम करके चले गए, उसको हम मानेंगे? देखो सुशांत जी, दो घटनाएं मेरा भी यही प्रश्न है। मान लीजिए आजादी से पहले 33% मुसलमान सरकारी नौकरी में थे और उनके ऊपर केवल 2 ही डिपेंडेंट थे, यानी कि 33% जो जॉब कर रहे थे और 2 उनके ऊपर। 33 + 33 + 33 99, यानी कि 100 के 100% मुसलमान अंग्रेजों के गुलाम थे। तो उनकी कितनी ही भागीदारी रही होगी देश की आज़ादी में। दूसरी बात, जिन्होंने अपने धर्म के लिए देश को लात मार दी और लाखों की संख्या में नरसंहार किया, तो उनको किसने अधिकार दिया कि वो जाने से पहले अपनी संपत्ति को वक्फ कर दे? क्या वक्फ लोगों की जान लेकर छीनी गई संपत्ति से चलता है? अब तीसरा क्वेश्चन कि किस तरीके से ये हिंदुओं का शोषण कर रहा है। सन 2010 से पहले ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल था वो इसलिए बनाया गया था कि मुसलमानों के 2 वर्ग, शिया सुन्नी में, अगर वक्फ की गई संपत्ति को लेकर के कोई मन मुटाव है तो वो इस कोर्ट में जाकर के सुलझा सकते हैं। लेकिन रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने 2013 में जाने से पहले से इतनी असीमित शक्तियां दे दी कि इन्होंने गांव के गांव हड़प लिए। आज रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड।
बात यहीं नहीं खत्म होती। एक एक्ट है 1991 वर्शिप एक्ट, जिसके अनुसार 1991 के बाद जितनी भी मस्जिदें वो मस्जिदें रहेंगी और जितने भी मंदिर वो मंदिर रहेंगे। अगर हिंदुओं को लगता है कि ये मस्जिद हिंदुओं का मंदिर तोड़कर बनाई गई है तो इसमें कोई केस नहीं कर सकते उसे वापस लेने के लिए। यानी एक तरफ सरकार ने मस्जिदों को संरक्षण दे दिया 1991 वर्शिप एक्ट के अनुसार, और दूसरी जगह वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी जिससे कि वो हिंदुओं के मंदिर हड़प करके उन्हें तोड़ सके। अब मेरी इस वीडियो का उद्देश्य यह है आपको बताना है कि ये जो बाबर और इब्राहिम लोदी जैसे आक्रांता रहे वो कहीं गए नहीं है, बस रूप बदल कर आ गए हैं और मॉडर्न बाबर और मॉडर्न इब्राहिम लोदी बन गए हैं। तो मैं वही कहूँगा, एकजुटता में ही शक्ति है। हमें ऐसे संस्थान बनाने पड़ेंगे और उन्हें फंड करना पड़ेगा ताकि वो लीगल तरीके से हमारे अधिकारों के लिए लड़ सके। तो इसी नारे के साथ मैं फिर से अपनी इस वीडियो को विराम दूंगा कि एकजुटता में ही शक्ति है। हाँ, एकजुटता में ही शक्ति है। मिलके चलिए, साथ चलिए, कदम बढ़ाते रहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।